है। क्या सर कभी आपने रिश्वत दी है? रिश्वत? व्यवहार भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उससे पता चलता है कि इंसान की परवरिश कैसे हुई है, कैसे वो पढ़ लिख कर बड़ा बना है। मेरे बराबर में एक शख्सियत आप देख रहे हैं, इनके कंधे पे लिखा है आईपीएस। कौन नहीं बनना चाहेगा आईपीएस? ये जानेंगे कौन है ये और कैसे इनके कंधे पर ये आईपीएस का बैज लगा हुआ है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे लगा आपके कंधे पर बैज और क्या क्या नाम है पूरा आपका? देखिए, मैं संतोष कुमार सिंह हूँ और मूलतः जौनपुर जनपद का रहने वाला हूँ। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, शुरुआत से ही प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आम आदमी जो पीड़ित है, दुखित है, उसको न्याय दिलाने में प्रशासनिक सेवाएं ज़्यादा कारगर हैं। तो इसी भावना के साथ शुरुआत की गई मेरे द्वारा। और यद्यपि मैं एक अच्छा अध्यापक, बेहतर अध्यापक बन सकता था, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था और दो यूनिवर्सिटियों का टॉपर रहा, नेट क्वालिफाई किया। लेकिन जनसेवा के भाव से सिविल सर्विसेज की ओर मुड़ा तो मध्य प्रदेश में 1 साल डिप्टी कलेक्टर रहा। आईएएस एलाइड में कस्टम की नौकरी मिली, छोड़ दिया। और पुलिस की सेवा हमने केवल इसलिए ज्वाइन की कि मुझे लगा कि आम आदमी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी की मदद के लिए सबसे बेहतर मार्ग जो है वो पुलिस की सेवा का है। और पुलिस के प्रति लोगों के मन में एक भय है, एक संकोच है, और पुलिस में जिस संवेदनशील स्तर के लोगों की आवश्यकता है उसकी कमी दिखती है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ करके 2 अच्छी नौकरियाँ इससे छोड़ करके यूपी पुलिस में एज डिप्टी एसपी मैंने शुरुआत की और बढ़ते हुए आज एसएसपी बुलंदशहर के पद पे पहुँचा हूँ। वाकई ये अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को एक नौकरी नहीं मिल पाती, आपने 2 नौकरियां छोड़कर तब तीसरी नौकरी हासिल की। एक बात है कि पुलिस को लेकर जो अमूमन लोगों की राय है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। लोग डरते हैं आज भी पुलिस के दफ्तर में पहुंचने से। कई बार होता क्या है कि कोई फरियादी जब थाने में पहुंचता है, चौकी में पहुंचता है, तो उसको एक अच्छा सिपाही या अच्छा दरोगा ना मिले, डांट कर भगा दिया भी जाता है। तो वो न्याय के लिए आगे कैसे बढ़े? देखिए, बड़ा वास्तव में प्रश्न जो है बड़ा जटिल है। इसका उत्तर उतना सहज है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जो लोग पुलिस में हैं वो किसी अतीन्द्रिय समाज से नहीं आए हैं, इसी समाज के उत्पाद हैं। और उनका जो भी व्यवहार और आचरण है वो सामाजिक संस्कारों का एक प्रतिबिंब मात्र है। तो समस्या समाज में है, जड़ में है, उस फैक्ट्री में है जहाँ से लोग उत्पाद निकल के आ रहा है। तो पुलिस के प्रति जो लोगों में भय है, चूँकि पुलिस की स्थापना अंग्रेज़ों के हित संवर्धित रखने के लिए की गई थी, तो वो मेंटलिटी, वो प्लेटफार्म अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है। लोगों को भी, बच्चों को भी लोग अपने घरों में पुलिस का भय दिखाते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है, छोटा रहता है, तो घर वाले उसको सही मार्ग पे रखने के लिए पुलिस को कह करके डराते हैं। तो पुलिस को बड़े निगेटिव रूप में पेश किया जाता है। फिल्मों में भी आप देखें तो पुलिस का रोल बड़ा निगेटिव है। लेकिन पुलिस अब केवल फोर्स नहीं रह गया है, पुलिस एक सर्विसेज भी बन गई है। इसीलिए अब पुलिस सर्विसेज के रूप में अपने को स्थापित करना चाह रही है। आप देखे होंगे कोरोना काल में, जबकि लोग अपने जीवन को लेकर के इतना भयाक्रांत थे, ऐसे समय में पुलिस ने जिस तरह से मानवीयता के साथ अपने रोल को प्ले किया है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, वो निश्चित रूप से पुलिस की छवि को बदलने वाला है। हाँ, समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि हमारा समाज वो संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी को दे नहीं पा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में बहुत संवेदनशील तरीके से लोगों की समस्याओं के प्रति वो जागृत हो सके। तो कमी है और वो कमी समाज से ही दूर होगी। लेकिन प्रशासन, शासन और पुलिस के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोगों के व्यवहार और आचरण आम आदमी की आशा के अनुरूप हों और लोग जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त कर सके और पुलिस इसमें सहयोगी की भूमिका में रहे। सवाल बहुत छोटा था, जवाब बहुत लंबा हो गया। मैंने पूछा कि कोई फरियादी, सपोज दैट मान लीजिए किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटना होती है। पहली बात तो घर से निकल नहीं पा रही है शर्म की वजह से, किसी वजह से वो थाने पहुंचती भी है और वहाँ पहले ही दृष्टि में उसको डांट दिया जाता है। आगे कैसे बढ़े, कैसे पहुँचे बड़े अधिकारियों के पास तक? देखिए, पिछले 3-4 वर्षों में एक बड़ा मौलिक परिवर्तन हुआ है। अगर आप थानों पे देखें तो महिला हेल्प डेस्क की स्थापना सभी थानों पे की गई है, जहां महिला कर्मचारी मौजूद रहती हैं। अब वो परिस्थितियां नहीं हैं। पहले होता था, पुलिस में महिलाओं की बहुत कमी थी और महिलाएं थाने जाने में डरती थी, लेकिन थाने में प्रवेश करते ही महिला हेल्प डेस्क पे एक महिला कर्मचारी मिलती है। जो भी एप्लीकेशन होता है वो तत्काल उस लैपटॉप में दर्ज कर लिया जाता है, टोकन नंबर दिया जाता है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और हर
हर स्तर पे सुपरविजन में हम लोगों का प्रयास है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनके प्रति बहुत संवेदनशील तरीके से डील किया जाए और इसके कार्रवाई। अलावा जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे नंबर जारी किए हों या फिर कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी मतलब ऐसा रहा हो जिससे क्या 1090 इस तरह की कोई? नहीं, देखिए 112 का एक तो बहुत आसान सबके लिए है, जिसमें किसी प्रकार की समस्या अगर किसी को आती है तत्काल लोग करा रहे हैं। हमारी तमाम पीआरबी की गाड़ियां ज़िले में जिनकी संख्या 70 के आसपास है, वो इन्हीं सूचनाओं पर तत्काल रिएक्ट करती हैं, मौके पे जाती हैं। और 1090 का नंबर है और भी तमाम हैं। तो अब किसी हम लोगों के नंबर हैं, अधिकारियों के नंबर हैं, आम आदमी तक इन नंबर हैं और दिन भर हम लोगों के मोबाइल पे फ़ोन आते रहते हैं। तो अब वो परिस्थितियां नहीं हैं जब किसी घटना को दबाया जा सके या कोई वास्तव में पीड़ित है तो उसकी पीड़ा का उद्घाटन न हो पाए, ये संभव नहीं है। सोशल मीडिया के अलावा पत्रकारिता के लोग हैं, ट्विटर पर बैठे हुए लोग हैं, तो कई बार घटनाओं को अतिरंजित करके भी, इसका एक निगेटिव पक्ष है, कई बार घटनाओं को बहुत अतिरंजित करके भी प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव रूप ये है, घटनाएं सबके संज्ञान में तत्काल आ ही रही हैं। तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी महिला चाइल्ड हेल्पलाइन हैं और 1090 है, 112 है, इस पे भी मदद ली जा सकती है। फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आजकल अपलोड कर देते हैं जो वायरल हो जाती हैं, इससे भी न्याय की उम्मीद होती है। एक सवाल जो वाकई अपना आप में चटपटा भी हो सकता है और अटपटा भी हो सकता है, क्या सर कभी आपने कभी रिश्वत दी है? रिश्वत कभी आपने दी है? स्कूल कॉलेज टाइम में रहे हो या फिर कहीं शुरुआती दौर में रहे हो? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कभी अवसर नहीं आया, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसा काम, हमेशा देखिए जो रिश्वतखोरी है ये गलत काम के लिए की जाती है। और जब भी आप किसी से कुछ अतिरिक्त प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं तब वहाँ पर आप देते हैं। देना भी एक प्रकार का अपराध है। और अगर आपके जीवन में कुछ अन्यथा अतिरिक्त प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है तो आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। अभी भी जीवन बहुत नैसर्गिक और सहज तरीके से जिया जा सकता है। लेकिन जब हम लंबी कूद लगाना चाहते हैं, किसी भी रूप में गलत तरीके से लगाना चाहते हैं, तो इन किन प्रकार उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं। जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी आप अभी फ़िलहाल एक अच्छी पोस्ट पर हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, एक लाव लश्कर के साथ चलते हैं, कभी आम आदमी की भूमिका में भी रहे होंगे, तो ऐसी जगह कभी फंसे होंगे, किसी ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ लिया हो कि कहाँ जा रहे हैं, आपने बिल्कुल आम आदमी की तरह कपड़े पहने हुए हैं, तो कभी ऐसा मौका है आपकी ज़िंदगी में? देखिए, ऐसे अवसर कभी सौभाग्य या दुर्भाग्य से प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हम लोग अभी भी अपने को आम आदमी ही समझते हैं। क्योंकि आम आदमी जब कार्यालय में आता है तो उसी के मेंटल स्टेटस पे जा कर के उसकी पीड़ाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी नहीं लगता कि हम आम आदमी से भिन्न हैं, और इसलिए आम आदमी की पीड़ा को बड़ी सहजता के साथ अडाप्ट कर लेते हैं। और एक प्रकार की इम्पैथी, सिंपैथी तो वो होती है जिसमें हम केवल काल्पनिक सहानुभूति रखते हैं किसी की पीड़ा के साथ। इम्पैथी वो लेवल है जब हम उसके स्तर पे पहुंच के उसकी पीड़ा का एहसास करते हैं। कई बार हमें लगता है कि जो हमारे सामने आदमी खड़ा है, अगर इसकी जगह हमारे पिता होते, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति होता और मैं इसी के सामाजिक आर्थिक स्तर का होता, तो मैं क्या अपेक्षा रखता सामने वाले अधिकारी से। तो तत्काल उसका उत्तर हमें मिल जाता है। मैं अपने अधीनस्थों को भी लगातार यही समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ अक्सर नाजायज़ संबंधों के चक्कर में या उम्र की नादानी की वजह से कई बार लड़कों के साथ भाग जाती हैं। माँ बाप परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, थाने में जाते हैं। तो थाने का जो विवेचक है वो झल्लाता है, कई बार वो प्रयास करता है लड़की को तलाशने का, और जब 2-4 बार धक्के खा करके लौट आता है, लड़की नहीं मिलती है, लड़की का पिता बार बार उस पर दबाव बनाता है तो झल्लाता है, दुर्व्यवहार भी कर देता है। तो ऐसे में मैं लोगों को यही बताता हूँ, अपने अधीनस्थों को, कि अगर आपका बेटा दिल्ली गया हो और 2 घंटे केवल उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो आप जिस मनोदशा में पहुँचते हैं, ठीक वैसी ही भावना आप रखिए उस पिता के प्रति जिसकी 16 साल, 14 साल, 15 साल की बेटी उससे गायब हो गई है, भले ही उसको स्वतः गई है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पैदा किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब तक दूसरे के स्तर पर जाके उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक सही पुलिसिंग कर नहीं पाएंगे। नौकरी नौकरी के लिए नहीं है, नौकरी आत्मसंतुष्टि के लिए भी है, जनसेवा के लिए भी है। और जिन लोगों ने भी इस तरह से नौकरी की है उन्हें आज भी पब्लिक का बड़ा स्नेह और सम्मान मिलता रहा है। वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है कि अभी मैं जब सर से मुलाकात करने के लिए यहाँ आया था तो यहाँ काफ़ी पत्रकारों की भी भीड़ थी और वो एसएसपी साहब से बात करना चाह रहे थे, लेकिन एक फरियादी जिसकी उम्र लगभग 80 साल थी, तो जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों से या फिर और लोगों से बाद में बात करेंगे, उस फरियादी से पहले बात करते हैं। यही चीज़ अगर कोई ऑफिसर
फरियादी को अपने परिवार की तरह देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी समस्या का समाधान तो होना ही है। यदि वो ऑफिसर की तरह ही ट्रीट करेंगे किसी भी फरियादी को तो उसके साथ न्याय की उम्मीद कम ही की जा सकती है। आपने देखा ही होगा ये जैसी वाणी है एकदम मिठास मीठी मीठी, वैसे ही इनके काम भी बहुत अच्छे मीठे मीठे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार जी से मिलकर अच्छा लगेगा और आगे भी ऐसे ही हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।